सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स एंड सेक्स वर्कर्स। तो अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मल्टीपल पार्टनर से हो रहा है या सेक्स वर्कर से हो रहा है तो ये ट्रांसमिट होता है। होमोसेक्सुअलिटी के थ्रू ट्रांसमिट होगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ HIV कंटेमिनेटेड ब्लड, अगर कंटेमिनेटेड ब्लड है, HIV वायरस उसमें है और अगर उस ब्लड को हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ्यूज किया जाएगा तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा। मदर से बेबी में ट्रांसमिट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, सिरिंजेस, प्लेट्स, अगर ये कंटेमिनेटेड नीडल्स, सिरिंजेस और ब्लेड्स को शेयर किया जाता है तो इससे भी ये ट्रांसमिट होता है। एड्स किन किन वजहों से नहीं फैलता है? शेयरिंग बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स विद द एड पेशेंट, अगर आप एड्स पेशेंट के बाथरूम और टॉयलेट को यूज कर रहे हैं तो ये ट्रांसमिट नहीं होता है। शेकिंग हैंड्स विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन, अगर HIV इन्फेक्टेड पर्सन से हम हाथ मिलाते हैं तो नहीं फैलता है। अगर एड्स विक्टिम के साथ में हम खाना खाते हैं तब भी नहीं फैलेगा। अगर एड्स पेशेंट के क्लोथ्स के कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो भी ये ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि किन वजहों से एड्स ट्रांसमिट नहीं होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स एंड क्योर, ओनली वाइफ हस्बैंड रिलेशनशिप शुड बी मेंटेन, राइट। सो सिर्फ वाइफ हस्बैंड के बीच में ही सेक्सुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, नॉट अदर देन वाइफ और नॉट अदर देन हस्बैंड। देन यूज ऑफ ओनली HIV नेगेटिव ब्लड्स फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है तब ये चेक करना है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूज होने के लिए लिया गया है वो HIV नेगेटिव होना जरूरी है। देन यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल सिरिंजेस, प्लेट्स एंड रेजर्स, तो सिर्फ सिरिंजेस, प्लेट्स, रेजर्स वही वाले यूज करने हैं जो डिस्पोजेबल हों, एक यूज के बाद जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। देन मास एजुकेशन देना जरूरी है लोगों को कि प्रोटेक्टिव सेक्सुअल एक्ट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए। और इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज, यानी कि बहुत से जो ड्रग्स को लेते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो इंट्रावेनस इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, तो उससे भी ये फैल सकता है, क्योंकि अगर वो सिरिंज जो नीडल जो वो यूज़ कर रहे हैं अगर वो इन्फेक्टेड है तो उससे भी ये फैल जाता है। तो इसीलिए मास एजुकेशन लोगों को देना ज़रूरी है फॉर प्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड अवॉइडिंग इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स, जो कि हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है और ये बेसिकली जो 12 ईयर्स से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको होता है। वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन जो 12 ईयर्स के कम एज के बच्चे होते हैं उनको ये ज़्यादा होता है। ये होता है वेरिसिला जोस्टर वायरस से, ठीक है। और जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। यहाँ पे फर्स्ट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से, जिसमें कि जो ब्लिस्टर्स होते हैं जो ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ब्रोकन ब्लिस्टर जब कॉन्टेक्ट में किसी हेल्दी पर्सन की स्किन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये फैल जाते हैं। देन एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स बाय कॉफिंग एंड स्नीजिंग, तो कॉफिंग और स्नीजिंग के थ्रू भी ये फैलते हैं, जिनको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। देन किसिंग और शेयर ड्रिंक्स, तो अगर किसी को चिकन पॉक्स है, अगर आप उसको किस कर रहे हैं या फिर उनके साथ ड्रिंक को शेयर कर रहे हैं तो भी ये फैलेगा। देन बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड क्लोथ्स एंड कंटेमिनेटेड यूटेंसिल्स, अगर उनके यूज़ किए हुए क्लोथ्स और उनके यूज़ किए हुए बर्तन को अगर उनके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो भी ये फैलता है। देन फ्रॉम मदर थ्रू नर्सिंग, अगर मदर को चिकन पॉक्स है और वो बच्चों को केयर दे रही हैं तो उसमें भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड चिकन पॉक्स का 10 to 21 डेज है। 10 to 21 डेज के बाद ही सिम्टम्स अपीयर होते हैं और ये रहता है अप टू 5 to 10 डेज तक ये रहता है इन्फेक्शन। सिम्टम्स क्या है? चिकन पॉक्स का अपीयरेंस होता है पहले तो ये ब्लिस्टर लाइक रैश, ठीक है, पहले रैशेस डेवलप होते हैं जिसमें इचिंग होती है, फीवर आता है और टायर्डनेस बहुत लगती है। तो सबसे पहले ये अपीयर होते हैं, जो रैशेस हैं ये अपीयर होते हैं स्टमक पे, बैक में, फेस में, और उसके बाद में पूरी बॉडी में ये भर जाते हैं। देन सेकेंडली क्या होता है कि इन जो रैशेस हैं, ब्लिस्टर लाइक रैशेस हैं, इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, तब ये इची ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में फाइनली ये स्कैब्स में टर्न हो जाते हैं, यानी कि पपड़ी की तरह ये चेंज हो जाते हैं। तो चिकन पॉक्स सीरियस हो सकता है स्पेशली बेबीज़ में और अडल्ट्स में जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और ये रैशेस जो है वो माउथ के अंदर या आईलेट्स के अंदर भी अपीयर हो जाते हैं। इनको सही होने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है, ठीक है, और 1 हफ्ते में ये जितने भी ब्लिस्टर्स होते हैं वो स्कैब में यानी कि पपड़ी में चेंज हो जाते हैं। इसका टाइम पीरियड 5 to 10 डेज है, ठीक है, 1 हफ्ते में भी ठीक हो सकते हैं या 1 हफ्ते से ज़्यादा 10 डेज में भी ठीक हो सकते हैं। देन प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स कंसिस्ट ऑफ ईजिंग द सिम्टम्स, सच एज सिम्टम्स जो है हमको ईजिंग करना है। तो जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, जो ब्लिस्टर्स निकलते हैं उनको स्क्रैच नहीं करना है, चाहे कितनी बीचिंग हो उनको टच नहीं करना है। देन
कैलामाइन लोशन को लगाना है ताकि इचिंग से रिलीफ मिल सके। कीप द पेशेंट इन कोल्ड सराउंडिंग, जहाँ पे ठंडक हो वहाँ पे पेशेंट को रखना है। हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टू बूस्ट इम्यूनिटी एसिक्लोवेर, जैसे कि जोवेरेक्स टैबलेट, ठीक है, इसको दिया जाता है ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। टू लोअर द फीवर, पैरासीटामोल को दिया जा सकता है ताकि फीवर कम हो जाए। वैक्सीनेशन दिया जा सकता है चिकन पॉक्स के अगेंस्ट, जो कि बहुत ही एसेंशियल है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो अगर पहले से वैक्सीन लगा हुआ है तो चिकन पॉक्स नहीं होगा, राइट। सो दीज आर द प्रिवेंशंस। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर में सूजन आ जाती है, उसी को हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन के अलावा कुछ और भी कॉजेज की वजह से हो जाता है, जिसमें कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, जिसमें इम्यून सिस्टम के सेल्स ही लिवर सेल पे अटैक करते हैं, उसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं। या फिर हेपेटाइटिस अगर हो रहा है बिकॉज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, टॉक्सिन्स और कुछ सेकेंडरी इफेक्ट्स हो जाते हैं मेडिकेशन के, इसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो जाता है। वायरल हेपेटाइटिस 5 टाइप्स के होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E। हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस वायरस के थ्रू, और इसका जो ट्रांसमिशन है दैट इज थ्रू दी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। देन कॉन्टेक्ट ऑफ वुंड्स विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड, अगर इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं तब ये फैलेगा, या फिर फूड और वाटर में अगर कंटेमिनेशन है इस वायरस का तो ये फैल जाएगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है। सिम्टम्स जो इसके डेवलप होते हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, यानी कि हेडेक होगा, फीवर होगा, भूख नहीं लगेगी, थकावट होगी, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा, यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा, स्किन और आइस का कलर येलो हो जाएगा, स्टूल्स का कलर लाइट येलो कलर का हो जाएगा, क्योंकि जो लीवर सेल्स है उनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा, इसकी वजह से ये येलो कलर का स्टूल हो जाएगा। तो इसका जो एंड रिजल्ट होगा इसमें क्या हो सकता है कि लीवर फेल हो जाता है, कोमा में पेशेंट चला जाता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। अब क्योंकि क्रोनिक हेपेटाइटिस बहुत स्लोली डेवलप करता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स को नोटिस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? विल सी हियर डायग्नोसिस। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्किन एंड आई कलर एंड कलर ऑफ स्टूल एंड यूरिन, क्योंकि आपको पता है स्किन, आई और स्टूल का कलर कैसा हो जाएगा, बहुत ही लाइट येलो कलर में हो जाते हैं, और यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। लिवर फंक्शनिंग का टेस्ट किया जाता है बाय टेकिंग द ब्लड सैंपल्स। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि उससे पता लगाया जा सके कि जो लीवर है उसका कितना इनलार्जमेंट हुआ है, उसका कितना साइज इंक्रीज हुआ है। देन वायरल एंटीबॉडी टेस्टिंग किया जाता है, ये पता करने के लिए कि वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। देन इसमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स और क्योर्स किए जा सकते हैं। प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन इज द की वे टू अवॉइड हेपेटाइटिस। तो साफ सुथरा पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गुड हाइजीनिक कंडीशन में रहना। देन सो अवॉइड ड्रिंकिंग लोकल वाटर एंड ईटिंग सी फूड्स एंड रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो लोकल वाटर पीना अवॉइड कीजिए, सी फूड्स को और रॉ वेजिटेबल्स को अवॉइड करें। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसको प्रॉपरली वॉश करके खाएं। देन ड्रग नीडल्स और अदर रेजर्स या टूथब्रशेस इनकी शेयरिंग ना करें। देन वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस का ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये सेकंड की है हेपेटाइटिस से बचने की। फर्स्ट की आपकी गुड हाइजीनिक कंडीशन है, और दूसरी की है टू गेट वैक्सीन। नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोटोजोन डिजीजेस। इसमें सबसे पहले हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। मलेरिया जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि इसका पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि एक ब्लड पैरासाइट है। इसके 4 स्पीसीज हैं, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरियल एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। ये अलग अलग तरह के मलेरिया को कॉज करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, स्पोरोजोइड्स फॉर्म जो इनकी होती हैं वो ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्फेक्टेड स्टेज फॉर्म करती है, और ये ह्यूमन ब्लड में कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है टू गेट ब्लड, ठीक है, ब्लड सक करती है, तो उस समय ये ह्यूमन ब्लड में ये स्पोरोजोइड सेंटर हो जाती है, और वहाँ पे ये अपनी इन्फेक्टिव स्टेज को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ टेबल में हम देखेंगे डिफरेंट स्पेशीज जो प्लाज्मोडियम की हैं वो मलेरिया कॉज करती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स किस तरह का मलेरिया है, बेनाइन और टर्टियन मलेरिया है। इसका रिकरेंस कितना है, आफ्टर एवरी 48 आवर्स, दैट इज सेकेंड डे इसका रिकरेंस होता है। ये फेटल नहीं है, डेंजरस नहीं है।
मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया, ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया है, बेसिकली हर जगह ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। देन प्लाज्मोडियम मलेरी, ये कॉटन मलेरिया है और ये एवरी 72 आवर्स में रिकर होता है, यानी कि हर थर्ड डे में। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ये पाए जाते हैं। देन प्लाज्मोडियम ओवेल, ये माइल्ड टर्टेन मलेरिया है जो कि हर 48 आवर्स में रिकर होता है। ये वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये मैलिग्नेंट टर्टियन है जो कि बहुत ही सीरियस और फेटल है। शोज इट्स इफेक्ट डेली, इसका इफेक्ट डेली शो होता है, लेकिन ये रिकर होता है हर तीसरे दिन पे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रॉपिकल रीजन में। देन वील सी इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया अपीयर सेवरल डेज आफ्टर इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन के कुछ दिनों के बाद ही ये अपीयर होते हैं इसके सिम्टम्स। दिस इंटरवल पीरियड इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, ठीक है। इस पीरियड में पैरासाइट मल्टीप्लाई होता है और टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसको जिस टॉक्सिन की वजह से ही मलेरिया कॉज होता है। तो सिम्टम्स, मलेरियल अटैक इट प्रोसीडेड बाय हेडेक, ठीक है, हेडेक होगा, नौसिया होगा, भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, एपैथी होगी। जिस वक्त मलेरिया का फीवर चढ़ रहा होता है उस समय पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगता है, ठीक है, तो वो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा शेक करती है, कांपने लगती है, हेडेक होता है, मसल्स में पेन होता है और जॉइंट्स में पेन होता है। अब जैसे जैसे चिलचिलाहट माने कि जो ठंडक जो लग रही है, कपकपी जो है वो कम होती है, वैसे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है अप टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अटैक तक वो नॉर्मल हो जाता है, जो कि नेक्स्ट अटैक आता है 48 आवर्स के बाद, तो उससे पहले ये नॉर्मल हो जाता है। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स और क्योर्स हैं? कंट्रोल ऑफ मलेरिया फीवर आर ऑफ 3 टाइप्स। किस तरह से? डिस्ट्रक्शन ऑफ एनोफिलीज, सबसे पहले तो एनोफिलीज मॉस्किटो को ही डिस्ट्रक्ट करना है। देन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाव करना है और ट्रीटमेंट करना है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, कुछ मेजर्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं बचाने के लिए, अपने आप को मच्छरों से बचाने के लिए। तो कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं? कीप द हैंड्स एंड फीट्स कवर्ड इन द इवनिंग एंड नाइट, तो शाम के समय और रात के समय में हैंड्स और फीट्स को कवर करके रखना है ताकि मॉस्किटो बाइट ना कर सकें। देन मॉस्किटो ऑयल या फिर इंसेक्ट रेपेलेंट क्रीम को जो आपकी बॉडी के एक्सपोज पार्ट रहते हैं, ओपन पार्ट रहते हैं, उनमें अप्लाई करना है ड्यूरिंग नाइट। जिस वक्त आप सोते हैं उस समय आपको यूज मॉस्किटो नेट, ठीक है, मच्छरदानी को यूज करना है सोते समय ताकि मॉस्किटो बाइट ना कर सके। देन डोर्स और विंडोज के अंदर वायर गेजिंग होना चाहिए, ठीक है, जाली लगी होनी चाहिए ताकि मॉस्किटोज अंदर ना आ सके। देन क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो मलेरिया के लिए इफेक्टिव हैं। इनका नाम है क्विनिन, मेपाक्राइन, पैलोड्राइन, क्लोरोक्विन एंड डेराप्रिम। तो ये मेडिसिन हैं या ड्रग्स हैं जिनको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। देन रिसेंटली SPF 66 वैक्सीन को प्रिपेयर किया गया है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये बहुत इफेक्टिव रही है। 60 to 70% केसेस में इसने काम किया है, राइट। नेक्स्ट टाइप इज एमीबॉइक डिसेंट्री। ये डिजीज एलिमेंट्री कैनाल का डिजीज है और ये एक बहुत ही सीवियर डिसऑर्डर होता है इलियम और कोलन रीजन का, जो कि आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है। किस तरह से ये फैलता है? ये फैलता है फूड और वाटर जो कि कंटेमिनेटेड हो जाते हैं बाय द फ्लाइज। मक्खियाँ इनको कंटेमिनेट कर देती हैं और जब इन्हें कंज्यूम किया जाता है तब ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं और फिर ये डिसेंट्री कॉज करते हैं। तो ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? इट ब्रेक्स आउट एज एन एपिडेमिक ड्यूरिंग फेयर्स। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कब अपीयर होते हैं? जब फेयर मतलब मेला लग रहा है, तो वहाँ पे बहुत ईटिंग स्टॉल्स होते हैं, तो वहाँ पे फूड कंटेमिनेटेड हो जाए बिकॉज ऑफ द फ्लाइज। देन आफ्टर फ्लड, बाढ़ आने की वजह से या बाढ़ आने के बाद में, और बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ हैं जैसे कि साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा अकर होता है।